नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले इस वक्त महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन काफी पसोपेश में है। दोनों में इस कदर उलझन है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि डीएम ने दोनों अलायंस का गणित बिगाड़ दिया है। आखिर कौन है ये महाराष्ट्र का डीएम? लोकसभा चुनाव में कैसे इस डीएम ने बीजेपी और उनके सहयोगियों को सबसे बड़ा झटका दिया था, और चुनाव से ठीक पहले कैसे इस डीएम को मनाने के लिए दोनों गठबंधन अपनी अपनी खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। चुनाव नतीजों का देश की सियासत पर गहरा असर पड़ता है। प्रदेश में अगले महीने विधानसभा का चुनाव, जिसके लिए प्रदेश के तमाम दलों के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस भी अभी से अपनी पूरी ताकत झोंके हुए। बीजेपी जो इस वक्त एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ सत्ता पर आसीन है, वही कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी शरद के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में। बीजेपी जहां अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ एकजुट होकर सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखी है। यानी प्रदेश में इस वक्त सत्ता और सियासत की धुरी दो गठबंधनों के बीच ही घूम रही। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां जहां महायुति अलायंस का हिस्सा है, वही कांग्रेस और उनके सहयोगी दल महाविकास आघाड़ी के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले हैं। गठबंधन भले दो हैं, दोनों गठबंधन में भले ही 6 पार्टियां शामिल हैं, लेकिन सभी की नजरें एक जगह पर ही आकर टिकी हुई, और वो है डीएम, डी यानी दलित और एम यानी मुस्लिम। देश के तमाम राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी दलित और मुस्लिम फैक्टर सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। यही वजह है कि प्रदेश के तमाम सियासी दल दलित और मुस्लिम बिरादरी को साधने की पूरी कोशिश में लग गए। आपको बताएंगे कि अब की बार विधानसभा चुनाव में दलितों और मुस्लिमों को रिझाने के लिए कौन सा गठबंधन और कौन सा दल क्या रणनीति बना रहा। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में दलित समाज का क्या प्रभाव है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 11% के करीब वोटर दलित समाज से आते हैं। महाराष्ट्र में एससी यानी अनुसूचित जाति में तकरीबन 57 जातियां शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 30 से 40% जाटव की आबादी, वही महार 20 से 30%, मंग्स 10 से 20, धोबी भी 10 से 20 और चंभर जाति से ताल्लुक रखने वालों की संख्या लगभग 5 से 10% के करीब है। आबादी की बहुलता को देखते हुए ही प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 29 और लोकसभा की 48 में से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जाहिर है इतनी सीटें किसी भी पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इन सीटों यानी दलित वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए अभी से दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति पर काम करने लगे। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और हर रोज
ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। बीजेपी को लोग एकदम कहते हैं नहीं। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। कांग्रेस का एक ही मतलब है, झूठ, धोखा और बेईमानी। दरअसल ये सारा ताना बाना दलित वोटों के लिए बुना जा रहा है। बीते चुनावों में दलित बाहुल्य सीटों का नतीजा देखें तो पता चलता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 29 में से सबसे ज्यादा 9 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को 8, अविभाजित शिवसेना को 5 और अविभाजित एनसीपी को भी 5 सीटें मिली, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद मौजूदा समय में 29 से 21 सीट महायुति के कब्जे में। मौजूदा समीकरण के लिहाज से भले ही अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सीटों पर महायुति का दबदबा है, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो ऐसा लगता है कि दलित वोटरों का एक बड़ा वर्ग महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी। इन 5 सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी रही अविभाजित शिवसेना का कब्जा था। सीटों के लिहाज से देखें तो लातूर, रामटेक, सोलापुर, अमरावती और शिरडी लोकसभा की सीट एससी के लिए आरक्षित है, जिनमें से शिरडी पर जहां शिवसेना यूबीटी ने कब्जा जमाया तो वहीं बाकी के सभी 4 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट को जीत मिली। इतना ही नहीं, एससी के लिए आरक्षित 29 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी के दल ही आगे रहे। महज 8 सीटों पर महायुति की पार्टियां आगे रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें जीत लेगी तो वो संविधान बदल देगी। कांग्रेस के इस प्रचार का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुआ और उसके बाद कहीं नुकसान हुआ तो राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 5 सीटें थी, 5 की 5 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती और 25 सीटों पर दलित वोट निर्णायक तौर पर खड़े रहे। 2019 में प्रकाश अंबेडकर ने विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट लिए थे, जिसका वोटिंग परसेंटेज 5.5% था। फिर भी इस बार प्रकाश अंबेडकर के साथ दलित समाज खड़ा नहीं हुआ, वो मजबूती के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा हुआ नजर आया। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण दलित वोट बट गए, जिस वजह से कई रिजर्व सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रभाव और वोट परसेंटेज घटने से इस बार वोट कटने के आसार काफी कम है और यही बीजेपी और उनके सहयोगियों की टेंशन बढ़ा रखी है। हालांकि इसकी भरपाई की कोशिश करने में बीजेपी अभी से जुट भी गई। अनुसूचित जाती मोर्चा भारतीय जनता पक्षाचं संमेलन आता झालेलं आहे आणि ज्या प्रकारे संविधान बदलाचा आणि आरक्षण संपेल असा फेक नरेटिव्ह मागच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी चालवला होता, आज त्यांचा खरा चेहरा उघड झालाय। राहुल गांधींनी अमेरिकेमध्ये जाऊन आरक्षण संपवण्याचं जे स्टेटमेंट केलं त्यातनं यांचे खरे दात काय आहेत, त्यांचा खरा चेहरा काय आहे हा समोर आलेला आहे। आणि म्हणून आज अनुसूचित जाती मोर्चाने हा निर्धार केला आहे की एकीकडे
राहुल गांधींचं जे सत्य आहे, काँग्रेसचं जे सत्य आहे ते आम्ही समाजासमोर आणू आणि दुसरीकडे आपल्या सरकारने, आमच्या सरकारने अनुसूचित जाती करता केलेले जे विविध कार्यक्रम आहेत ते देखील आम्ही जनतेमध्ये घेऊन जाऊ. इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में छिटके दलित वोटर्स को वापस पाले में लाने के लिए बीजेपी और महायुति नए सिरे से कई और रणनीति पर काम भी कर रही है. मसलन आरक्षण को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर आक्रामक प्रचार, दलित वोटर्स के साथ संवाद बढ़ाना, नव बौद्ध उम्मीदवारों को तवज्जो देना और मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के जरिए महिला वोटर्स को साथ. हालांकि महायुति के पास सक्षम दलित नेतृत्व की कमी होने की वजह से इस गठबंधन को और टेंशन में डाल रखा, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी दलित समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है. लोकसभा चुनाव में दलित वोट हाथ से खिसक जाने से भारतीय जनता पार्टी की नींद टूट चुकी है. अब वो ज्यादा सतर्क हो चुकी है. 29 जो रिजर्व सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, उन सभी सीटों पर बस्ती संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है. इसके जरिए इन 29 विधानसभा सीटों पर 3000 मीटिंग्स ली जाएगी. भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी और दलितों के बीच जो संपर्क टूटा हुआ था वो फिर से जुड़ जाएगा. इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, उस बयान से संविधान बदलने का जो फेक नैरेटिव है उस पर मात की जा सकती है. कांग्रेस के नेताओं के खाने के दांत अलग हैं और बताने के दांत अलग है. यहाँ पर वो कुछ अलग बात करते हैं और विदेशों में जाकर कहते हैं कि हम यथाचित अच्छी परिस्थिति रही तो आरक्षण बंद कर देंगे. उन्हें उनके पेट में जो है वो उनके ओठों पर ये बात चल आई है. और अभी जो शंका भारतीय जनता पार्टी के बारे में या महायुति के सरकार के बारे में लोगों के मन में थी, अब वही शंका कांग्रेस के बारे में भी दलित समाज के मन में आ गई है. इधर महाविकास अघाड़ी भी दलित समाज को लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी अपने साथ रखने की पूरी कोशिश में. इसके लिए महाविकास अघाड़ी की रणनीति है कि बीजेपी से संविधान को खतरे का मुद्दा आगे भी बढ़ाए रखना चाहिए. इसके अलावा दलित सरकारी अधिकारियों से जुड़े मामले, अनुसूचित जाति से जुड़े महामंडल के पास पैसों की कमी के साथ ही 12T योजना का फंड और फेलोशिप की कमी को दलित वोटर्स के बीच मुद्दा बनाना. हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर 5 रिजर्व सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए हैं. ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र के जितने भी दलित, वंचित, आदिवासी या पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है. कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, श्री राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने हमेशा आरक्षण को संरक्षण देने की बात की है. बात अगर वोट शेयर की करें तो CSDS की एक सर्वे के मुताबिक बीते लोकसभा चुनाव में 46% दलितों ने कांग्रेस और उनके सहयोगियों यानी इंडिया ब्लॉक को वोट किया. वहीं 35% के करीब दलितों ने बीजेपी और उनके सहयोगियों यानी NDA के पक्ष में अपना मतदान किया. महाराष्ट्र की राजनीति में हर वोट कीमती है. इस बार सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि क्या आरक्षण का मुद्दा चलेगा, क्योंकि दलितों का जो वोट पिछली बार बैंक है पूरी तरह से कांग्रेस को मिला था और शिवसेना को मिला था. लेकिन इस बार दलित आरक्षण का मुद्दा फिर से चलेगा. वो चल सकता है. उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी हमेशा से मानी गई है. बीजेपी ओबीसी वोट बैंक पर अपना हक जताती रही और दलित वोट बैंक महाराष्ट्र में बढ़ता रहा है. महाराष्ट्र में 13 दलित पार्टियां हैं जो अपने आप को बांटती रही हैं. अंबेडकर की जो पार्टी, प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी, उसने पिछली बार बड़ा नुकसान किया था. 2 से 3% वोट लिया था, लेकिन लोकसभा में वो कुछ नहीं कर पाई. इसलिए अभी एक सवाल उठने लगा कि क्या दलित वोट बैंक फिर से लोकसभा की तरह वोट करेगा, क्योंकि लोकसभा में दलित, मुस्लिम और मराठा ये मिल गया तो सीधे तौर पर महागठबंधन को फायदा हुआ और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ. साफ है कि महाराष्ट्र में दलित वोटर्स का अपना खास प्रभाव. एक आकलन ये भी है कि महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर औसतन 15,000 के करीब दलित वोटर्स, जबकि लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स किसी भी कैंडिडेट का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि सभी दलों की नजर इस बार दलित वोट बैंक पर टिकी हुई. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दलित वोटर विधानसभा चुनाव में भी अपना रुझान लोकसभा की तरह ही
रखता है या फिर अपना चुनावी मूड बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ना सिर्फ दलित बल्कि मुस्लिम वोटर भी देश के दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र की सियासत में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव में दलितों की तरह ही मुस्लिम वोटरों ने भी अपना प्रभाव दिखाया। ऐसे में अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सबकी नजरें इस समुदाय के वोटरों पर टिकी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। देश के दूसरे राज्यों की तरह महाराष्ट्र के चुनाव में भी मुस्लिम फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र की सियासत में ओवरऑल मुस्लिम वोटर्स के प्रभाव की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 11 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले महाराष्ट्र में 11.54% यानी लगभग 1.5 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की है। प्रदेश की 48 लोकसभा में से 4 सीटों पर 21 से 30% मुस्लिम मतदाता राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में। 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता 15 से 20% हैं, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा 11 से 15% मुस्लिम मतदाता वाली 11 सीटें भी महाराष्ट्र में अहम हैं। बाकी लगभग सभी सीटों पर 5 से 10% मुस्लिम मतदाता मौजूद है। वहीं अगर प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें से 125 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। एक आकलन के मुताबिक 35 से 40 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ही किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। ऐसे में मुस्लिम बहुल इन तमाम सीटों के लिए सियासी दल पूरी शिद्दत के साथ रणनीति बनाने में जुटे हुए, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास अघाड़ी। मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। शुरू से ही मुस्लिम वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा, जिसका फायदा उनके सहयोगी दलों को भी मिलता है। बीते लोकसभा चुनाव में भी इसका रुझान देखने को मिला है। कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को भी मुस्लिम बहुल इलाके में खूब वोट मिले, जो कि कभी मुस्लिम वोटर्स के लिए धुर विरोधी माने जाते थे। हालांकि मुस्लिम वोटर्स का यही रुझान महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उलझा चुका है। दरअसल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर आमने सामने। उद्धव ठाकरे कई मुस्लिम इलाकों वाली सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक तरफा वोट किया, खासकर मुंबई जोन में, जिसमें भाईखला, मुंबा देवी, शिवाजी, मानखुर्द, अणुशक्ति नगर, कुर्ला, चांदीवली, घाटकोपर पश्चिम, मलाड, मालवड़ी जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मुस्लिम मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को जमकर वोट किया था, जिससे उद्धव ठाकरे गदगद है। हालांकि शिवसेना यूबीटी ने अब की बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ा था और मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस का ही परंपरागत वोट माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि शिवसेना यूबीटी को जितने भी मुस्लिम वोट मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिले हैं। बस यही कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के बीच सीट बंटवारे में पेच फंसा रहा है। सूत्रों के माने तो मुंबई जोन की 7 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों का दावा है, जिसमें भाईखला, कुर्ला, जोगेश्वरी ईस्ट, बांद्रा ईस्ट, माहिम वर्सोवा और घाटकोपर वेस्ट शामिल है। इनमें लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मुंबई के अलावा ठाणे और भिवंडी में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद, परभणी और लातूर के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र में धुले और विदर्भ के अकोला में भी मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी लाजमी है। हम सब लोगों ने तय किया है कि महाविकास अघाड़ी के जितने भी घटक दल हैं और महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर तय किया है कि विनिंग क्राइटेरिया के बेस पर हर पार्टी चुनाव लड़ेगी और सीट शेयरिंग उसी के हिसाब से किया जाएगा। सिर्फ माइनॉरिटी और SC ST हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ OBC भी है, मराठा भी है, महाराष्ट्र के हर समाज, नौजवान, किसान, बेरोजगार सब कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा है, महाविकास अघाड़ी के साथ मजबूती से खड़ा है। आप देखेंगे जिस तरह से लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी 1 नंबर पर भारी बहुमत से महाराष्ट्र में चुन के आई है। खबर मतलब न्यूज़ 24।